अस्सलाम वालेकुम, शाराए दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट के ज़रिए कराने के सदारती रेफरेंस के ऊपर बड़ी धुआंधार समात आज हुई है और अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने खासे धुआंधार उसमें दलाइल दिए हैं। लेकिन इसके साथ ही एक और बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है और वो ये है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान को बुलाया और उनको कहा कि डॉन अखबार में, ये नासिर साहब का अखबार है, इंसान बहुत शरारती अखबार है, डॉन अखबार के अंदर खबर शाया हुई है कि प्राइम मिनिस्टर ने तरक्याती फंड्स देने का ऐलान किया है और उस पर अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान को ये याद दहानी कराई गई कि राजा परवेज़ अशरफ के केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर के इस डिस्क्रिशनरी पावर्स को गैर आइनी, गैर कानूनी करार दे चुकी है और अदालत ने अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान से ये कहा है कि वो इस हवाले से बताएं कि पोजीशन क्या है और अगर वो अदालत को मुतमईन ना कर पाए तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये बेंच चीफ जस्टिस पाकिस्तान से कहेगा कि एक बेंच बनाकर इस मामले का नोटिस लिया जाए और उस पर कार्रवाई की जाए। वो कार्रवाई क्या हो सकती है, इन दोनों मौज़ूआत पर बात करते मेरे साथ मौजूद हैं जनाब नासिर इकबाल साहब। काफ़ी दिन के बाद आप इनको देख रहे हैं, हजामत करवा ली है इन्होंने, और जनाब हसनात मलिक साहब। नासिर साहब, आज की सदारती रेफरेंस की हाईलाइट आपको क्या लगी? मुझे तो ये लगी जब अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने सीक्रेट बैलेट के ऊपर कहा तो जस्टिस इजाजुल एहसन ने उनसे ये पूछा कि जनाब ये ऐसी कौन सी आज़ादी है कि अगर आपने ज़मीर के मुताबिक वोट देना तो पर्दादारी किस बात की, तो ये इतनी आज़ादी समझ नहीं आती। तो अटॉर्नी जनरल उठते उठते उन्होंने कहा ये इंडिपेंडेंस नहीं, ये परवर्जन है। ये क्या होती है परवर्जन? वैसे तो इसको अगर हम लफ्ज़ी माने इसके देखें तो ऐसा जहन जो गलाज़त से भरपूर हो, तो यानी जो गलीज़ सोच रखता हो, वैसे तो उसकी मतलब लफ्ज़ी माने इस पे जाएंगे। लेकिन एम्फेसिस यही है, आज अटॉर्नी जनरल ने बार बार एम्फेसिस यही किया है कि हमने इलेक्टोरल जो प्रोसेस है इसको प्योरीफाई करना है। इस पे आपको याद होगा कि मुझे उस जजमेंट का नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन उस जजमेंट में कहीं सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि ये जो इलेक्टोरल प्रोसेस है ये एक तरह का एक बहुत ही खूबसूरत किस्म का शायद वो था चश्मा है जिसको मड्डी यानी कि उसको गदला नहीं होना चाहिए, तो ताकि अच्छे लोग आए। लेकिन अटॉर्नी जनरल ने जो खालिद जावेद खान साहब, उन्होंने एक तो और आज इंटरेस्टिंग बात की। एक तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ये श्योर कराया कि गवर्नमेंट किसी किस्म का ऐसा लॉ पास नहीं करने जा रही जिससे किसी भी पार्लियामेंटेरियन को डिस्क्वालीफाई किया जाए इस बुनियाद पे कि उसने अगर सीक्रेट बैलेट या ओपन बैलेट मतलब पार्टी डिसिप्लिन के खिलाफ हाँ, पॉलिटिकल पार्टी की जो डायरेक्शन है कि फलां सेनेटर को आपने वोट देना, वो समझता है कि मुझे नहीं देना चाहिए, तो वो अगर वोट ना दे तो। लेकिन असल में आज जस्टिस इजाजुल एहसन साहब ने उनसे बार बार एक सवाल यही पूछा है कि पहली बात तो ये है कि कोई किसी किस्म का ऐसा लॉ ही नहीं है जिसमें ये कहा जाए कि अगर कोई MPA पार्टी जो लाइन है उसको फॉलो ना करे तो उसको सज़ा दी जा सके। ऐसा कोई अल्लाह से नहीं, वो खुद उसमें इतनी हिम्मत हो कि वो आके कहे कि मैंने नहीं दिया और फिर उसके ऊपर और सेकेंडली ये प्रूव हो जाए कि ये पैसे लेके उसने पार्टी लाइन बदली। अगर तो ये प्रूव होता है कि पार्टी उसने पैसे लिए तो फिर आर्टिकल 62, 63 इन्वोक हो जाएगा, अदरवाइज कोई और लॉ नहीं है। इस पे और फिर वो डिटरमिन करने के लिए भी तो एक प्रोसीडिंग होगी ना कि आप ये साबित हो कि किसी ने पैसे लिए हैं। जैसे उस अटॉर्नी जनरल साहब ने अच्छा ये एक और बात भी बताए ना, वो मैं उसी तरफ आ रहा हूँ जिस पे आप इशारा करना चाह रहे हैं कि अटॉर्नी जनरल साहब ने एक और बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताई। असल में जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने शायद पूछा था कि प्राइम मिनिस्टर ने अभी रिसेंटली किसी जगह कहा, इमरान खान साहब ने, कि हमारे 20 मेंबर्स ने जो है पार्टी को डिफाई किया था, तो उनका क्या बना, उनको कैसे पता लगा था। तो इस पे अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा था कि जी एक कमेटी बनी थी, उन्होंने आइडेंटिफाई किए थे लोग कि इन लोगों ने पार्टी लाइन को फॉलो नहीं किया। तो जब ये बताया गया कि क्या बना तो उन्होंने कहा उल्टा प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ एक डिफेमेशन सूट हो गया कि एक मेंबर ने कहा आपने मुझे बदनाम किया।
तो उन्होंने डिफेमेशन सूट फाइल कर दिया था। लेकिन आज अटॉर्नी जनरल साहब का एम्फेसिस जो था ना, वो बार बार वो एक ही बात कह रहे थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का भी तो आज हवाला था। मुझे कोई मौका दिया जाए तो। अरे मौका आप जल्दी जल्दी करें ना। आज अटॉर्नी जनरल साहब का जो एम्फेसिस ये था कि देखें, मैं किसी भी पार्लियामेंटेरियंस के ख़िलाफ़ डिस्क्वालिफिकेशन नहीं चाहता, क्योंकि जो आवाम है वो पॉलिटिकल सोवरेन है। वो उनका ये राइट है कि वो अपने इलेक्टेड बंदों के ज़रिए ही गवर्न हो, और अगर वो कोई बंदा कोई मेंबर उनके साथ धोखाधड़ी करता है और वो अपनी लॉयल्टी चेंज करता है इस बिना पे कि उन्हें पैसे की ऑफ़र है, तो फिर ये अवाम का हक़ है कि उसको पनिश किया जाए और अगले इलेक्शन में उनको मौका ना दिया जाए। अवाम की तरफ से दी गई डिस्क्वालिफिकेशन से बड़ी डिस्क्वालिफिकेशन कोई नहीं है। और है। फिर उन्होंने कहा कि अदालत ने फैसला दिया भुट्टो को फांसी का। उन्होंने कहा ये ऑल अबाउट परसेप्शन। असल में हुआ ये कि जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने ये भी कहा कि सपोज़ एक पॉलिटिकल पार्टी जो है, पहले तो उन्होंने कहा 18th अमेंडमेंट में बहुत सारे लॉ अमेंडमेंट, बहुत सारे आर्टिकल्स अमेंड हुए, लेकिन किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जो सीक्रेट बैलेट है उसको चेंज नहीं किया। और 18 अमेंडमेंट के बाद भी कितने साल गुजर गए, दूसरी किसी पॉलिटिकल 2010 उसके बाद 10 साल गुजर उन्होंने भी किसी किस्म की चेंज नहीं लेके आए। तो इसकी क्या वजह है? और दूसरा उन्होंने भी कहा कि इसकी क्या गारंटी कि कल एक पॉलिटिकल पार्टी आती है, आप ओपन करवा लेते हैं, आप ओपन बैलेट करवा लेते हैं सेनेट इंतखाबात में, ठीक है, और अगली कोई आती है तो वो ख़त्म कर देती है, बिल्कुल ख़त्म कर देती है। तो उन्होंने कहा ये ऑल अबाउट परसेप्शन है। अच्छा, इस पर फिर चीफ जस्टिस साहब ने भी एक बात की थी। उन्होंने कहा था कि सपोज़ एक छोटी पॉलिटिकल पार्टी है, वो अपने मेंबर्स को कहती है कि आपने अपने मेंबर्स को वोट नहीं देना, आपने रादर पॉलिटिकल पार्टी जो ए है उसको देना, लेकिन उसका मेंबर ये कह सकता है कि मैं ए को देने नहीं चाहता, मैं तो बी को देना चाहता हूँ, ठीक है। तो इस पर अटॉर्नी जनरल का जवाब ये था कि ये ऑल अबाउट परसेप्शन है। फिर उन्होंने कहा देखें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, उनको एक्सिक्यूट किया गया, उनको हैंग किया गया, फांसी दी गई मर्डर चार्जेस पे, लेकिन वो आज शहीद है। उनको कोई मानते ही नहीं है कि उन्होंने मर्डर किया, और उनको शहीद कहा जाता है, और जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उसको कोई दुरुस्त नहीं मानता। तो उन्होंने कहा ये, और फिर उसी तरह उन्होंने एक और बात भी की। उन्होंने कहा आपको याद होगा कि छांगा मांगा का था, छांगा मांगा में हॉर्स ट्रेडिंग होती थी, एक बहुत बदनाम है ज़माना, ये एक लफ्ज़ है। छांगा मांगा एक जंगल था जिसमें PMLN के ज़माने में MPS को रखा गया था, वो ठीक, जब बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ नवाज शरीफ साहब के दौर पे, जब बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस हुई तो छांगा मांगा रखे। उन्होंने कहा कि आज किसी पार्टी में हिम्मत नहीं है कि इसी किस्म की जो तो मतलब उनका कहना यह था कि एवोल्यूशन है, प्रोसेस है, प्रोसेस को तथहीर होनी चाहिए ताकि अच्छे लोग सामने आए। उन्होंने एक और बात भी, तो फिर इंडिया में एक साहब थे, उनका नाम था कुलदीप नायर, नहीं कुलदीप नायर नहीं, उसमें उन्होंने उस केस में एक जिक्र किया कि एक साहब थे राम समथिंग, तो उनका नाम ये, वो पॉलिटिकल पार्टी वो चेंज किया करते थे, तो उनका नाम ये पड़ गया था कि आया राम गया राम। तो उन्होंने कहा कि अब जो हालात हैं पाकिस्तान के, डेमोक्रेटिकली अब हम बहुत अच्छी पोजीशन में हैं। वो 50s की जो मार्शल लॉ का डेमोक्रेटिकली उन्होंने कहा, डेमोक्रेटिकली उन्होंने कहा, डेमोक्रेटिकली उन्होंने कहा, हम इकोनॉमिकली बात नहीं कर रहे, तो नहीं इकोनॉमिकली क्या, अच्छा चले मैं नहीं कह सकता। उन्होंने कहा कि आज इलेक्शन पे तो लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, उनका ये कहने का मकसद, ऑपोजिशन का एहतजाज भी चल रहा है, ठीक है, उनका ये कहने का मकसद था कि आज कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है जो ये कह सके कि हम ट्रांसपेरेंसी को नहीं मानते। अच्छा, ये आखिर में जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने फिर जब ये क्यों कहा, ये परवर्ट का तो आपने कर दिया बात, और तो चीफ जस्टिस ने भी कहा कि अगर जो सीक्रेट बैलेट की मुखालफत करेगा इसका मतलब है कि वो वोटों की खरीदो फरोख्त जारी रखना चाहता है। अटॉर्नी जनरल साहब कह रहे थे कि असल में जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने एक सवाल किया, उन्होंने कहा कि आप ओपन बैलेट के ऊपर तो आर्गूमेंट्स दे रहे हैं, आप बताएं कि सीक्रेट बैलेट्स के लिए भी तो कुछ आर्गूमेंट्स होंगे, वो क्या होंगे, आप हमें वो बताएं। तो इस पे फिर अटॉर्नी जनरल का मुझे तो समझ नहीं आ रही कि सीक्रेट बैलेट के लिए क्या आर्गूमेंट हो सकता है। उन्होंने कहा मैं भी वेट कर रहा हूँ कि जो दूसरी पार्टी जब बोलेगी तो वो क्या आर्गूमेंट देगी, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। इस पर चीफ जस्टिस साहब ने, गुलजार अहमद साहब ने कहा कि हमारे भी जहन में है, हम भी ये इंतज़ार करें कि जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी, ओपोनेंट्स हैं, जो फरीक हैं, वो इसको क्या किस किस्म के आर्गूमेंट्स एडवांस करते हैं, और क्या अगर वो सीक्रेट बैलेट रखना चाहते हैं तो उसका क्या ये मतलब होगा कि वो जो हॉर्स ट्रेडिंग है, तो क्या ये वो इसको कायम रखना प्रैक्टिस को जारी रखें, जो है उसको जारी रखा जाए। हसनात, हाँ आप पहले तो ये सर जो बात हुई ना चीफ जस्टिस साहब ने की कि अगर वो सीक्रेट बैलेट को कंटिन्यू रखेंगे तो दैट मीन कि प्रैक्टिस वो जारी रखेंगे।
सेलिंग एंड बाइंग। हाँ। तो उस पे जो वकलात है वो, हाँ, वो ये बात हो रही थी कि जो चीफ जस्टिस का इख्तियार है, डिस्क्रिशनरी अनफेटेड पावर है। हालांकि एक जो सुप्रीम कोर्ट के जज जैसे याह्या अफरीदी ने उस पर पॉइंट आउट भी किया कि इसको रेगुलेट होना चाहिए, कि अगर इसको आप रेगुलेट नहीं करते। आज भी उमरता बंदयाल साहब ने भी हल्का सा इशारा दिया है कि ये तो मॉरल देखिए, मैं कह रहा हूँ कि पार्लियामेंटियन के मॉरल क्वेश्चन के अंदर कैसे देखिए, जाए? सुप्रीम कोर्ट ऑफ लॉ है, नॉट कोर्ट ऑफ मोरालिटी। ये अजमत सईद साहब ने पनामा की जो 20 अप्रैल की जजमेंट जो PMLN को उस वक्त पसंद आई थी, तो उसमें कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ लॉ नॉट कोर्ट ऑफ मोरालिटी, और ये हम मोरालिटी पे नहीं करेंगे जो खोसा साहब ने उनको तकरीरों पे किया। हम तो सिर्फ जो है ना वो कानून पे करेंगे, लीगल ऑब्लिगेशन पे करेंगे। तो यहाँ यही बात है कि सारी बातें आ रही हैं मोरालिटी की, जी, पार्लियामेंटेरियन की मोरालिटी। और यहाँ जो बात, तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट को पहले अपना हाउस इन ऑर्डर जो बहुत सारी जो स्केल्टन है या जो बहुत सारे क्रिटिसिज्म आता है कि जो चीफ जस्टिस का इख्तियार है, जिसमें बेंच की कंपोजिशन का जो बात आ रही है बहुत सी, क्योंकि अब आज आपने ये हम अब जो देख रहे हैं कि तकरीबन 2-3 महीने से तो पैरेलल चीज़ें चल रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट में अगर बेल मैटर एक बेंच में लगता है तो वहाँ शख्सी आज़ादी की बातें होती हैं, एक बेंच में लगता है तो वहाँ आता है कि करप्शन इस मुल्क के सबसे जड़ है, जो इमरान खान साहब कि करप्शन इनको इसमें दो अप्रोचेस और शख्सी मुताबिक है और एक एहतसाब सबके लिए वाली है। एहतसाब सबके लिए है और उसमें पॉलिटिशियंस को रगड़ा ज़्यादा है। तो मसला ये है कि उसमें बेल की पॉलिटिशियन मजे भी तो ज्यादा करते हैं, लेकिन अब ये प्राइम मिनिस्टर भी तो पॉलिटिशियन बनता है ना, तो वो बेचारा प्राइम मिनिस्टर भी रैंक भी होता है, डिस्क्वालीफाई भी होता है। चीफ जस्टिस तो जो है साकिब निसार साहब ने डैम भी बना लिए, घूम फिर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, कहीं आगे पीछे पूरी दुनिया घूम रहे हैं। उनको तो जो प्राइम मिनिस्टर के साथ होता है, लेकिन अल्टीमेट जो जिंदगी होती है वो पॉलिटिशियंस की होती है। वो जब ना भी हो किसी ओहदे पे, आपने क्या बात की कि आपको दो पैरेलल सुप्रीम कोर्ट नजर आ रही है। देखिए वो ये तो लगता है कि डैनियल पर्ल के केस के अंदर एक अजीब सी सूरत लगती है। अब ये लोकल बॉडीज केस के अंदर यही सूरत हाल है। ये जो अटॉर्नी जनरल को बुला लिया, ये मसला ये है कि यही मैं कह रहा हूँ कि अप्रोचेस दो बड़ी क्लियर हैं। बेल मैटर अगर आप देखें, एक बेल मैटर है, वो अगर स्पेशल वो बेंचेस जो मिनॉरिटी व्यू जिन्होंने रखा था जैसे कारी फाइव, उनके पास बेल मैटर है तो जवाब और होगा, चीज़ें और, और जो मेजॉरिटी व्यू रखें उनके पास बेल मैटर आएगा तो वहाँ बेल की डिसीजन और होगा। ये एक जो व्यूज दो हैं, लेकिन अब जो चीफ जस्टिस का इख्तियार है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो इख्तियार ये है कि वो उन्होंने बैलेंस करना है। उन्होंने उन जजेस के सामने भी जो शख्सी आज़ादी की बातें करते हैं, जो मुल्क में जो है वो डेमोक्रेसी के हवाले से शख्सी और इसके अलावा जो है वो बात, उनके सामने भी तो केस लगाएं। मसला ये है कि ये फिर क्वेश्चन आएगा कि जी जो वही बात है कि आप मोरालिटी और जी की बात करते हैं कि जी जो गवर्नमेंट है तो प्राइम मिनिस्टर चीफ जस्टिस का इख्तियार भी रेगुलेट होना चाहिए। मेरा ये पॉइंट है। तो आपने जब पॉलिटिशियंस को किसी ने मना किया है, नासिर साहब पार्लियामेंट को मना किया है वो रेगुलेट नहीं, वो इंडिपेंडेंस ऑफ अमेंडमेंट ले, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे आप नहीं कर सकते। किस तरह कर सकते हैं? यहाँ 2/3 मेजॉरिटी से भी आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं कर सकते। बेसिक फीचर जो है वो है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। उसमें इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कैसे देखिए आप, अगर वो इख्तियार बढ़ा के किसी 5 जजेस को सीने में उसको दे दिया जाए तो इसमें ये तो, लेकिन वो नहीं होता ना। मसला यही है कि जो प्रैक्टिस होती है वो भी नहीं होती। तो अब आप रिस्टार अपना PSC नहीं भेजते। पॉलिटिशियन करते क्या बेल पे मैं एक सिर्फ जुमला कहना चाह रहा हूँ, उसके बाद आगे वो चलते हैं। असल में जो ये इशू चल रहा है ना, वो नैब की बेल और ऑर्डिनरी बेल में है कि अगर सपोज 2 साल तक वो जेल में है और केस ख़त्म नहीं होता या कोई सबूत साबित नहीं होता तो उसका राइट है कि उसको बेल दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट इसलिए उसको बेल देती है। लेकिन जब नैब में आते वो आपको प्रूव करना पड़ता है कि तो फिर मकबूल बाकिर साहब ने जो जजमेंट दी साद रफीक में, वो नैब में नहीं दी। ठीक है, वो नैब में दी है, वो नैब की हरकतों पे तो दी है। नहीं, वो अप्रोच आप देखें और दूसरी अप्रोच वो नैब पे उसके बेल पे नहीं है ना। बेल के लिए आपको हार्डशिप, आपको याद होगा वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स है ना। नहीं मेला फाइडी साहब, लेकिन ये होता तो है ना। बिल्कुल होता है। अब ये क्या हो रहा है, ये क्या है? आज असल दूसरा केस हम डिस्कस करें तो फिर अच्छा वो आ जाए ना उसके ऊपर। नासिर साहब, ये कितना अहम है कि प्राइम मिनिस्टर का डिस्क्रिशनरी पावर था तरक्याती कामों का वो फंड्स देने का, वो अटॉर्नी जनरल को बुला लिया काजी साहब ने। क्या इसमें भी अगर मामला चीफ जस्टिस को भिजवाया जाता है तो जैसे पहले 2 मामला भिजवाए उनका कोई पता नहीं, उसमें एक बार में ये भी जबरदस्त हो जाएगा। इसमें काउंटर एक क्वेश्चन जहन में उभरता है। हाँ, नंबर 1 कि आपने रेफरेंस ओपन बैलेट पे कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? कोई आपके जहन में कोई खदशा है? क्या है खतरा? ठीक है, प्योरीफाई वाली बड़ी अच्छी बात है।
लेकिन कोई और भी तो कहानी होगी। नंबर हाँ। 1। नंबर 2, आप क्यों दे रहे हैं मेंबर्स को? जबकि आपकी मेजॉरिटी पार्टी है, हाँ। आप कह रहे हैं आज भी प्राइम मिनिस्टर का हमारी मेजॉरिटी सेनेट के अंदर होगी। तो आप क्यों दे रहे हैं मेंबर्स को? अगर आपको ये आप समझते हैं कि आपकी पॉलिटिकल पार्टी के जो मेंबर्स हैं, जो आपके लोग हैं, वो बहुत नेक हैं, बहुत अच्छे लोग हैं और वो करप्शन को बहुत बुरा समझते हैं, तो आप तरक्याती फंड्स अब क्यों दे रहे हैं जो सेनेट के इलेक्शन बहुत करीब हैं? तो ये, और फिर आपको याद होगा कि इफ्तिखार चौधरी साहब के ज़माने में ये मेजॉरिटी जजेस ने क्यों? दो राजा परवेज़ परवेज़ अशरफ प्राइम मिनिस्टर के ज़माने में आपको याद होगा उन्होंने जो हाँ, उनके हल्के के अंदर बहुत सारे वो थे, तो फिर उसके उन्होंने ऊपर उसको प्राइम उसको मिनिस्टर रोक दिया था और उन्होंने कहा था कि ये नेशनल असम्बली नहीं। तो अब इस सिनारियो के अंदर कितना अहम है? काजी फाइज ईसा साहब ने अटॉर्नी जनरल को बुला लिया, अटॉर्नी जनरल ने तो अभी बताया attorney- होगा अभी- प्राइम मिनिस्टर को देखिए- कि भाई हुन्ना बयान लेकिन बेसिकली तो यही है ना कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये स्टेटमेंट दी है। प्राइम मिनिस्टर साहब को भी ज़रा स्टेटमेंट सोच समझ के देनी चाहिए। सोच समझ के नहीं। देखिए हजरात, आपके ख्याल में क्या ये क्यों अहम हो जाएगा? देखिए ये हो जाएगा कि एक इसे- वही मेरा local पॉइंट, bodies मेरा को ख्याल वैसे जो लगा हुआ है। जो पॉइंट मैं कह रहा था कि जी ये जो बेंच है, बेंच नंबर 4 है ना, 4, जी हाँ। इसमें लोकल बॉडी का उठाया गया जो प्रेजेंट रजीम के, जिन्होंने, मैं कहता हूँ कि प्रेजेंट रजीम ने वो डिज़ाल्व की लोकल बॉडी, कितना जुल्म किया, वो उस पर एक नोटिस उठाया। फिर ये दूसरा मामला ये भी वैलिड है कि एक तरफ तो आप मोरालिटी अखलाकियात की बात करते हैं, दूसरा करोड़ों रुपए के जो है वो आप दे रहे हैं MPs को कि ताकि आप वोट अपने उनको मोबिलाइज कर सकें। तो ये बेंच नंबर 4 का जो अप्रोच है वो जो प्रेजेंट रजीम के हवाले से वो मुख्तलिफ है, और जो मेजॉरिटी व्यू है वो आपको पता है वो हम देखते हैं कि चीफ जस्टिस के बेंच के अंदर जो हुआ है जी। वो अभी तक फैसला ही नहीं आया। और उसमें एक और बात है, और अब ये एक और इम्पोर्टेंट मामला बात, मतलब फिर खुद- जस्टिस यही बेंच नंबर 4 ने एक बेंच मामला रेफर किया था कि जी जो कन्वेंशन सेंटर के अंदर मजे की बात है उसमें अभी तक नंबर ही नहीं लगा। हाँ। आप अभी वेबसाइट देखें, 100 मोटो नंबर 3 नहीं आएगा, 100 मोटो यानी 200 मोटो अभी ये तक हैं 2020 में, तीसरे का नंबर ही नहीं लगा। और जुडिशियल, तीसरा वो तो हालांकि वो नैब के जुडिशियल अंदर- आर्डर है, नैब के अंदर अपॉइंटमेंट्स वाला वो है था। वो है उसमें उसमें वो आता है, लेकिन वो लगा नहीं उसके पास। उसमें वो लगा नहीं है, लेकिन कम से कम वो 100 मोटो यानी वो Exist नंबर कर रहा है, है। नंबर है, इसका नंबर भी नहीं है। तो ये कितना अहम होगा? मैं ये कहता हूँ कि इसमें चीज़ें देखें, हम बड़ी हमारे भी रिस्ट्रेंट होता है कि बड़ा, तो इसमें एक चीज़ जो बेंच की अप्रोच थी कि बेंच नंबर 4 की, जी ये जो डिस्कशन फंड, जस्टिस काजी फाइसा और जस्टिस मकबूल बाकर, मेरा ख्याल है कि पहले तो मैं जो एक असूली बात है वो है कि एग्जेक्टिव का जो इख्तियार है, उस वक्त इफ्तिखार चौधरी साहब ने भी जो डिस्क्रिशनरी रेगुलेट होना चाहिए, पहले तो अपना इख्तियार रेगुलेट करें ना। बेंच नंबर 4 को चाहिए कि वो तो हो चीफ जाएगा। जस्टिस को कहें कि अपना लेकिन एक इख्तियार भी रेगुलेट, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मौजूद है ना, जजमेंट कि है प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार नहीं है। और वो discretion रिव्यू हो का। चुकी थी। जिलानी साहब ने, सदर हुसैन जिलानी साहब, जब मेट्रो बन रही थी PMLN की दौर में, तो उस वक्त सप्लीमेंट्री ग्रांट की ज़रूरत थी, तो उस वक्त ये मुझे याद है सलमान भट्ट साहब आए थे, उन्होंने कुछ पैराग्राफ रिव्यू भी कराए थे सदर हुसैन जिलानी साहब के टाइम में, तो वो उस वक्त अप्रोच चेंज होगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि एग्जेक्टिव के हाथ इतने बांधने नहीं चाहिए, वहाँ ये पार्लियामेंट ये ठीक है कुछ चीज़ें, मतलब लेकिन उनको ये इजाजत देनी सियासत, चाहिए। एक तरफ मोरालिटी आप कहें और दूसरी तरफ नहीं आप नहीं, मैं ये कहता तरक्याती फंड्स हूँ, के मैं ऊपर कहता हूँ ये असूली करें आप। असूली तौर पे गलत है, लेकिन कोर्ट को जब हम कहते हैं ना कि पॉलिटिकल मैटर में नहीं इन्वॉल्व करना चाहिए, तो ये मैटर भी तकरीबन पॉलिटिकल ही है कि इसमें नहीं, अगर पहले अपने वो मदर इंस्टीट्यूशन है, आप उसके हाथ नहीं बांध सकते। पार्लियामेंट देखिए- जो दिल चाहे, अगर वो कहे कि इस वक्त रात है तो रात है। देखिए- पार्लियामेंट देखिए आपने प्राइम मिनिस्टर डिस्क्रिशनरी पावर का बात कर रहे हैं ना, दिसंबर 5, 2013 में, तो पहले अपना इख्तियार जो चीफ जस्टिस का है, बेंच नंबर 4 क्या ये मामला भी रेफर करेगा कि चीफ जस्टिस का इख्तियार भी रेगुलेट होना चाहिए, पहले अपने जो बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन और तो ये वो, चीज वो तो उस हवाले से 184(3) का के कॉन्टोर तय करने के लिए, उसके पैरामीटर्स तय करने के लिए कितनी चीजें पड़ी हैं, वो कभी कोई नहीं पर बताता। यही मैं कहता हूँ कि पहले अपना हाउस, फिर पार्लियामेंटेरियन, और देखिए हम हमारे हज़ार इख्तिलाफ हैं और इमरान खान साहब ने गलत किया, हम कह रहे हैं कि भी, लेकिन अदालतों को क्या इस हद तक हर चीज़ में जाना चाहिए पॉलिटिकल, ये एक और नासिर साहब, आपके ख्याल में क्या सर importance बात है दरअसल इस ये बात है की? कि हर जब भी आप सुप्रीम कोर्ट में आएंगे ना पॉलिटिकल केस के साथ, तो फिर यही होगा। आप क्यों खला देते हैं, आप क्यों वैक्यूम क्रिएट करते हैं? वैक्यूम फिल होता है, उनसे नहीं होगा तो इनसे हो जाएगा। नासिर तो कहने का साहब, मतलब आइन है- भी तो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है ना, और लिविंग डॉक्यूमेंट है, उसमें ही ये सारा अमूर हुकूमत जो है उसमें लिखे हुए हैं। जो मामलात होंगे तो सुप्रीम कोर्ट में तो आएंगे। लोकल बॉडी का जहां तक मामला है, अब उसमें देखें, लेकिन उसमें भी अलिया कहते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट ने 2 साल से केस नहीं किया, PMLN के रिप्रेजेंटेटिव रो रहे थे। अब ये जुडिशरी, वो भी जुडिशरी है, क्यों नहीं स्पेशल बेंच बना, नहीं चीफ जस्टिस स्पेशल बेंच, यहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन हुई,
एक आया 3 पेजेस का फैसला, फिर मामला रेफर, फिर वहाँ MQM की पिटीशन उठाई गई। तो देखिए यहाँ अपने मामला बॉडीज के साथ तो ज्यादती हो रही है हो रही है, लेकिन कोई शक नहीं है इसमें बहुत जाती। शुक्रिया आप तो दोनों का। रीजन वही है ना कि आप जो है अपने तो हाउस ये जो इतनी खतरनाक बात कर रहे हैं कि जी आप इसको 2 सुप्रीम अपने कोर्टें हाउस नजर आ रही हैं, को- ये खतरनाक बात है ना वैसे। अपने हाउस नहीं, को अच्छी अपना हाउस अपना देखिए, करना पड़ेगा। अमेरिका में पार्लियामेंट कयूम को अपना साहब, हाउस ठीक करना कयूम पड़ेगा, साहब, डिसीजन करें। और डरने की क्या जरूरत है यार, आपको लोगों ने इलेक्ट ही इसलिए किया है कि आप हमारे डेस्टिनी का फैसला करें। आप ये इन चक्करों में क्यों पड़ते हैं? आप डिसाइड करें, नहीं। और अगर कोई उसमें इंटरफेयर करता है तो सीधी सीधी बात करें कि तुम गलत हो। ये कोई तरीका नहीं देखिए है कयूम कि साहब, आप- मैं ये कहता हूँ कि compromise- अप्रोचेज होनी चाहिए, बेंच मुख्तलिफ राह होनी चाहिए, आपकी मेरी अप्रोच में फ़र्क। लेकिन जब बेंच जो केस फिक्स हो, कम अज़ कम वो सारे मुख्तलिफ राह के लोग एक में चलें, बैठे। बहुत ऐसा ना हो कि एक ही लाइक माइंडेड लोगों का एक मुख्तलिफ वो जो इंपॉर्टेंट केसेस में बैठे और वैसे दूसरा होना ना ये बैठे। चाहिए, सारे सारे के- कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस ने आप फुल कोर्ट सुना। या सीनियर मोस्ट 5 जज बैठे हो, चलो, कम अज़ कम जो खोसा साहब का चलें, प्रैक्टिस वो तो रवायत खत्म हो गई ना। क्यों खत्म हुई? मैनू की पता, मैं की थी ये, मैं बेंच बनाता हूँ। नहीं देखिए, आप पार्लियामेंटेरियन की मोरालिटी की बात कर रहे हैं कि जी वो पैसा चल जाएगा, अच्छा, बिकाओ, चलें, ये चलें, हार्स चलें, ट्रेडिंग, चलें। ये वो। तो देखिए यहाँ एक अदना सा सवाल है, मफरूजे के ऊपर जो है ना वो प्रिजम्पशन नहीं करनी जब चाहिए। तक ये कम अज़ कम 184 रेगुलेट नहीं होगा, इसी तरह की कहानी चलती कम अज़ कम रहेगी। आप पार्लियामेंटेरियन पे बात करेंगे। अगर अब दोनों आप खामोश हो जाए, मैं प्रोग्राम खत्म करने लगा। आप मुझे बताएं, रेगुलेट होना चाहिए कि नहीं इख्तियार? बिल्कुल होना चाहिए, हम किसी एक पर्सनैलिटी की नहीं, हम पूरे ऑफिस की बात कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात। अगले भी चीफ जस्टिस आने हैं किसी, बिल्कुल ठीक बात। और बताएं, ठीक है, आपसे इख्तिलाफ ही कोई नहीं मुझे। ठीक है, ठीक। तो जनाब ये एक बड़ी डेवलपमेंट है और ये बहुत बड़ी बहस है कि 184(3) का जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार, इस पर कोशिश हो चुकी। पिछली पार्लियामेंट ने भी इस पर एक बिल लाने की कोशिश की थी, लेकिन वो बेल मंडे नहीं चढ़ी है। और ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अपने अंदर भी पेंडिंग पड़ा हुआ है, लेकिन उसको सुना ही नहीं जाता। फुल कोर्ट की मीटिंग के अंदर साबिक चीफ जस्टिस ने 184(3) के पैरामीटर्स तय करने के हवाले से भी अपने ड्राफ्ट भेजा था, लेकिन वो सारी चीज़ें भी गोल हैं। और ये भी एक बहुत बड़ा मामला है कि एक बेंच जब कोई फैसला देता है, वो अगर हुकूमत के मुखालिफ जा रहा है तो अचानक वो तब्दील होकर दूसरे बेंच के अंदर मामला लगता है और वो मामला भी गोल हो जाता है। अब ये गोल 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 होता चला जा रहा है। जलेबी किसी सूरत हाल है। शराय दस्तूर से अब्दुल कीम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने